तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के लिए एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों का प्यार मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है। जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। बस इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ये प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा, तो मैं भी आप लोगों के लिए निरंतर इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस प्रकार के आप लोगों के कमेंट मिल रहे हैं कि सर आपने जो है राजस्थान की टॉप से टॉप कोचिंगों के नोट्स को भी फेल कर दिया, तो बस इसके लिए आप सभी लोगों का जो है धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। और आप सभी लोग इस गुलाबी सर्दी के अंदर भी पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस मेहनत का आपको जो है फल जरूर मिलेगा और जरूर मिलेगा। ये एक शिक्षक के द्वारा कही गई आप लोगों के लिए जो है बात है, तो ये सत्य साबित होगी, ये भी आप देखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। और कल तक हमने जो है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा था। आज क्लास नंबर 55 है अपनी। इससे पहले 54 क्लासेस मैं ले चुका हूं और 55 नंबर की क्लास के अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनसे प्रतिबिंब बनते हैं, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को करता हूं शुरू। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। और आप सभी लोग अपने हथियार यानी कि कॉपी और पेन लेकर के आ जाइए और चलिए फिर करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आप सगला ने एक बार पुनः राम राम। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सर्वप्रथम आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए, गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो वो लिख सकते हैं स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई दर्पण क्या होता है ना। अब आपको बस इतना ही नहीं पता है कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण जो था वो क्या था, एक समतल कांच था जो आप अपने घर पर देखते हैं, अलमारी के वगैरह के अंदर लगे हुए रहते हैं, आपने देखे ही होंगे। अब बात कर रहे हैं अपन गोलीय दर्पण की। तो नाम ही जैसा कि है इसका, गोलीय यानी कि गोल दर्पण। तो कैसे दर्पण होंगे, इस टाइप से गोल गोल दर्पण होने वाले हैं। इस टाइप के जो दर्पण होंगे उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, जो गोलाकार तल वाले होंगे उन्हीं को अपन कहते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को लिखिए, किसी गोलाकार गोलाकार तल से बनाए गए, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को, दर्पण को दर्पण को गोलीय दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। गोलीय खंड के एक तल पर पारे की जो है क्या कर दी जाती है, कलई कर दी जाती है। यानी इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपके पास में गोल है, कोई भी गोल वस्तु होगी तो उसके दोनों तरफ सरफेस होंगे, एक इस तरफ तल होगा और एक इस तरफ तल होगा। तो एक तरफ का जो तल होता है ना, उसके ऊपर पारे की यानी मरकरी की और उसके साथ में रेड ऑक्साइड की जो है लेप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, यानी एक तरफ से जो है उसको रंगीन बना दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कांच होता है उसके पीछे की साइड या तो ब्लू कलर की होगी या फिर रेड कलर की रहती है ना। वो किस वजह से होती है, वो इसी पारे और रेड ऑक्साइड के कारण होती
है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा गोलीय खंड, गोलीय खंड क्या है? गोलीय खंड के एक तल, गोलीय खंड के एक तल पर पारे की कलई, पारे की कलई, पारे की कलई तथा रेड ऑक्साइड, तथा रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि गोलीय दर्पण के अंदर एक तरफ का जो तल होगा उसे पारे की कलई की जाएगी और रेड ऑक्साइड का जो है लेप किया जाता है। और प्रतिबिंब जो है इसमें, वो लिखिएगा किस पर डिपेंड करेगा? तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की आकृति, प्रतिबिंब की आकृति, आकृति दर्पण के आवृत्ति, सॉरी आकृति दर्पण के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ की प्रकृति पर, की प्रकृति पर निर्भर करता है या करती है। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है, जो इमेज बन रहा है, उस इमेज की जो आकृति होगी, जो उसकी साइज होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी? तो वो डिपेंड करेगी जो दर्पण है अपने पास, उस दर्पण के वक्र पृष्ठ की जो प्रकृति है उसके ऊपर। अब वक्र पृष्ठ की प्रकृति जो होती है वो दो प्रकार की अलग अलग हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो लिखिएगा प्रकार, यानी इस गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो दो प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार होंगे? दो। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आ जाता है उत्तल दर्पण। कौन सा आ जाता है? उत्तल दर्पण। लिखिएगा उत्तल दर्पण। और जो दूसरा आता है वो आ जाता है अवतल दर्पण। कौन सा आ जाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दो प्रकार है आपके गोलीय दर्पण के। किसके प्रकार है? गोलीय दर्पण के। कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समझ में आ गई बात? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये गोलीय दर्पण क्या होता है। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही बनेगा। पूरे के पूरे चांस है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो पारे की कलई की हुई होती है और एक रेड ऑक्साइड का जो है लेप किया जाता है। ये दो चीज आपसे पूछी जा सकती है इस पूरे में से। बाकी तो आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। और हो सकता है कि छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ जावे कि आकृति जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? तो वक्र पृष्ठ की प्रकृति पर। और ये प्रकृति कितने प्रकार की हो सकती है? दो। एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे आगे उत्तल दर्पण की। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा उत्तल दर्पण। क्या डालेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह, यानी जहां पर रेज आकर के टकराने वाली है, वो सतह जो है उभरी हुई होती है। कैसी होती है? उभरी हुई होती है। उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि इस टाइप का बनेगा और यहां पर ये होगी परावर्तक
सतह है, तो ये जो अंदर वाला भाग होगा ये लेप किया हुआ रहेगा। क्या किया हुआ रहेगा? लेप किया हुआ रहेगा। और जो लेप होगा वो किसका होगा? तो आपको बता ही दिया है कि रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है। ठीक है, तो आपको उत्तल दर्पण का डायग्राम तो समझ में आ गया, लेकिन ये डायग्राम से काम थोड़ी चलेगा केवल, है इसको तो साइड में करो भाई, छोटा सा बनाकर। ठीक है, चलो अभी तो इसको साइड में लिख दो। पहले उत्तल दर्पण की डेफिनेशन लिख लेंगे। जिस गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह है, सतह उभरी होती है, उभरी होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बस ये एक तो याद रखना। क्लियर है? फिर इसे अपसारी, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है कि इसे जो है अपन अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है अनंत से जो आती हुई किरणें होती है ना, इनफाइनाइट से जो बहुत दूर दूर से किरणें आ रही होती है, उन सभी आने वाली किरणों को फैलाने का काम करता है। तो आप लिख लेंगे कि इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि क्योंकि यह अनंत यानी इनफाइनाइट, अनंत से आती, अनंत से आती हुई हुई किरणों को फैलाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी हमारे पास में अनंत से आने वाली किरणें हैं, उन सभी किरणों को आगे फैलाने का कार्य करता है। समझ में आ गई बात? अब हम इसका जो है एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जावे कि हाँ भाई कैसा बनेगा। तो देखो, डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। इसका अंदर वाली इसमें जो सतह होगी वो कैसी होगी? लेपित होगी। और जो बाहर वाली उभरती हुई सतह होगी वो क्या होगी? परावर्तक सतह होगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये मान लीजिए ऐसे रेज आ रही है सभी, है ना? ये देखिए, ये देखिए, ये रेज आ रही है सभी। ठीक है, अब ये सभी रेज ऐसे आ रही है मान लीजिए। अब ये सभी जो रेज आ रही है वो आ करके क्या होगी? टकरा करके वापस जा रही होगी। तो मान लो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, आपकी इच्छा करे तो इनको आप नीचे भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूं भी आ सकती है। पर ये सभी कहीं ना कहीं पीछे भी तो मिल रही होगी, है ऐसे। तो ये जहां पर मिलती है पीछे की तरफ, जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को हम क्या नाम देते हैं? फोकस नाम देते हैं, एफ बिंदु कहते हैं इसे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। तो फोकस क्या होता है? जहां पर अनंत से आती हुई किरणें जो है हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु, और एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इस एफ से जस्ट आगे एक और बिंदु होता है सी, जिसे अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, कर्वेचर सेंटर कहा जाता है। ये याद रखिएगा। और ये वाली जो सतह है वो क्या हो जाएगी? परावर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। बाकी ये जो है आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है।
अगर आप और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना चाहें ऑप्टिक्स को तो ये याद रखना, ये जो लाइन खींची थी ना सबसे पहले, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। और ये जो बिंदु होता है ना ये वाला, इसको पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल, यानी ध्रुव होता है ये, और इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्रुव होता है। छोटा सा मैं इधर लिख रहा हूं, ये सब लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में, ये पूरा डिटेल में मिलेगा। नो टेंशन रहिए आप, है ना। बिल्कुल भी कोई दिमाग में लोड मत घुसा देना कि पता नहीं क्या क्या बता दिया। एक बार पुनः बता देता हूं, सुन लीजिए। उत्तल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह जो है वो उभरी हुई होगी, उसे हम क्या कहेंगे? आपका उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आती हुई जो प्रकाश किरणें हैं उन सभी किरणों को फैलाने का काम करता है। उनको क्या करता है? स्प्रेड कर देता है, एकदम से फैलाने का काम करता है। और ये आप डायग्राम में समझ सकते हैं कि कैसे फैलाता है। तो ये रहा उत्तल दर्पण, और इसकी ये है परावर्तक पृष्ठ, जहां पर ये रेस टकरा टकरा करके वापस जा रही है। क्या हो रही है? वापस जा रही है रेस। ठीक है। अब ये जो रेस वापस जा रही है तो देखो पूरी फैल कर ही तो जा रही है? आई तो ऐसे थी, अब जा ऐसे रही है पूरी, है ना। कैसे? देखो ऐसे समझो आप, चुक 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 जैसे रेलगाड़ी आ रही थी। ठीक है, आई। अब आने के बाद जब रेस वापस टकराई है तो यूं फैलती हुई जा रही है पीछे की तरफ एकदम से। इन्हीं ये जो कार्य है ये कौन कर रहा है? ये उत्तल दर्पण कर रहा है। अब उत्तल दर्पण को जब हमने बनाया तो इसके अंदर ऑप्टिक्स में जब हम इस प्रकार का कार्य करते हैं तो कुछ चीजें हमें डिसाइड करनी होती है। जैसे एक होता है इसमें मुख्य अक्ष, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, और जो भी दर्पण है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, या आगे हम जो लेंसों की बात करने वाले हैं वो लेंस हो, वहां जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये देखो आपका दर्पण और ये रहा आपका एक्सिस, जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। मिरर के अंदर ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंस के अंदर पी से रिप्रेजेंट अपन करेंगे। और जो भी ये रेस फैली थी, अब वो रेस कहीं ना कहीं पीछे मिलती हुई दिखाई देगी। तो जहां कहीं भी वो रेस मिलती हुई दिखाई देती है, जिस बिंदु पर वो सभी इंटरसेक्ट करती हुई हमें दिखाई देगी, उस बिंदु को हम कहेंगे फोकस बिंदु। क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। ये सब चीजें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां पर यही कॉन्सेप्ट्स हमारे काम आने वाले हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट करने की कोशिश करिएगा। तो ये रहा हमारा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु की जितनी दूरी ध्रुव से होगी उतनी ही दूरी आगे जाए अगर हम, मतलब आप ये मान लीजिए कि ये रहा हमारा ध्रुव, ये रहा हमारा फोकस, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, ओ एफ सी। अगर ये दूरी आर है तो ये दूरी भी आर ही होगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि आगे मैं आपको अभी एक रिलेशन बताने वाला हूं कि एफ इज इक्वल टू होता है आर अपॉन में टू। ठीक है। और आर होती है वो ये पूरी कैपिटल आर होती है, और ये छोटी सी है जो इसे स्मॉल एफ कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है रिलेशन? एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, यानी फोकस दूरी। एफ जो है ना उसे अपन कहते हैं फोकस दूरी। ये ओ से एफ की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। आगे लिखवाऊंगा। तो इस फोकस दूरी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है उसकी आदेश है। ये भी आगे आ जाएगा। तो ये था हमारा उत्तल दर्पण, जो आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट्स अगर कोई बनाने का इच्छुक नहीं है, किसी को लगता है कि नहीं भाई हम तो पीडीएफ से पढ़ेंगे या हमारा तो बुक ही लेनी है, तो थोड़ा सा जस्ट वेट करिए, क्योंकि सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिया है। केवल बायोटेक्नोलॉजी वाला जो है ना, जैव प्रौद्योगिकी वाला, उसमें करंट की चीजें कुछ ऐड नहीं है, उसको ऐड कर रहा हूं, उसके बाद बुक आ जाएगी, है ना। और बिल्कुल बहुत शानदार बुक होगी, और एकमात्र ऐसी बुक होगी या एकमात्र ऐसे नोट्स होंगे जो इस लेवल तक डीप में गए हैं कि अगर 2018 का एलडीसी के पेपर से भी ऊपर लेवल आ गया ना, तब भी आप करके आ जाओगे, इसकी गारंटी दे पाऊंगा। चलो भाई आगे बढ़ता हूं।
अब आप लिखेंगे अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण। हेडिंग डालिएगा जल्दी से, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक, चलो अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण वो दर्पण होगा जिसकी परावर्तक सतह जो होती है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी, वो अंदर की ओर धसी हुई होगी। क्या होगी? अंदर की ओर धसी हुई होगी। ठीक है, तो अवतल देखो, उत्तल दर्पण में क्या था? उभरी हुई थी। अब अवतल दर्पण में क्या होगा? अंदर की ओर होगी, धसी हुई। बस, तो आप लिख लीजिए जल्दी से कि जिस गोलीय दर्पण की, जिस गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक, एक परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की, परावर्तक पृष्ठ अंदर की और धसा। ठीक है, धसा यानी अंदर की ओर दबा हुआ या फिर धसा हुआ या वक्रित होता है, यानी अंदर की ओर कर्व्ड होता है, वक्रित होता है, होता है, उसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। ये याद रखिएगा। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ या अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब जिस प्रकार से उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जा रहा था, इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? इसे अभिसारी दर्पण केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि अनंत से आने वाली किरणों को ये क्या करेगा? एक जगह पर एकत्रित करने का काम करेगा या किरणों को समेटने का काम करता है। तो लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि अनंत से आती, अनंत से आती हुई, अनंत से आती हुई किरणों, किरणों को समेटता है। क्या करता है ये? अनंत से आती हुई किरणों को समेटता है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या होगा। इसमें जो है डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? ये जो आपकी लेप की हुई पृष्ठ होती है ना, वो उभरी हुई होगी। इसके अंदर क्या होगी? वो उभरी हुई होगी। ये रहा हमारा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये हमारी किरणें आ रही हैं। क्लियर? अब ये किरणें आई, आ करके टकरा गई हैं, तो टकरा करके ऐसे जाती है। ये जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम कहेंगे एफ बिंदु, है ना? क्या कहेंगे? एफ बिंदु। और इधर फिर आ जाएगा ये सी, इधर ही आ जाएगा आपका ओ। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये क्या है अपना? मुख्य अक्ष हो जाएगा। और इसके अंदर ये जो अंदर की तरफ है, इसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं, ये चीज जब आपके समझ में आएगी ना,
तभी आप इनसे प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, या वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन पहले हमें जब ये पता हो कि मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ कौन सी बनती है, तभी तो पता चलेगा कि परावर्तक पृष्ठ की ओर प्रतिबिंब बना है या परावर्तक पृष्ठ के विपरीत जो है प्रतिबिंब बना है। समझ में आई बात? चलिए, तो अब जो है आप अवतल दर्पण को भी नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो है वो लिखवा देता हूं। जैसा कि अभी अपन ने देखा था, एक तो रिलेशन कि फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी होती क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव से, ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में, ध्रुव टू एफ, यानी कि आपका जो ध्रुव है उससे उस फोकस केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहा जाता है। और फोकस दूरी बराबर होती है आपके किसके, वक्रता त्रिज्या डिवाइड बाय 2 के। ठीक है, आप इंग्लिश में मतलब शॉर्टकट फॉर्मूला लिखना चाहें तो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि इस पर बेस्ड कोई छोटा सा अंकिक प्रश्न बना करके पूछा जाए कि एफ की वैल्यू ये है, यानी फोकस दूरी ये दे रखी है, तो बताइए इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, या वक्रता त्रिज्या ये है तो बताइए इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ऐसा कोई छोटा सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखेंगे दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। और इस मिरर फॉर्मूला से अपन काफी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब यहां पर u v और f है क्या, तो लिखेंगे जहां f तो आपको पता है क्या है, फोकस दूरी है। क्या है ये, तो फोकस दूरी है, ये तो पता है सभी को। ठीक, अब आगे u क्या है, तो u है आपके वस्तु की दर्पण से दूरी। क्या है ये, वस्तु की वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक, और आपके पास में जो v है वो क्या है, तो v है आपका प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी। एक बात और बता दूं कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो भी दूरियां ली जाएगी वो सभी दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। जैसे फोकस दूरी रह रहे हैं तो वो भी अपन ध्रुव से मापते हुए लेंगे। दर्पण की, वस्तु की दर्पण से दूरी लेनी है तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु कितनी दूर है वो मापेंगे। जैसे प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी है वो दूरी आप लेंगे। ठीक, ये था अपने पास में क्या, फोकस दूरी और दर्पण सूत्र, ये आपको याद रखना है। अब इसके आगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं वो आ जाता है कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, उनके बारे में मैं चाहूंगा कि अगली क्लास में अपन बात करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आपको एक साथ जो है वो सभी के सभी कंप्लीट करवा दिए जाए। अगर मैं अभी लूंगा तो ज्यादा लंबी क्लास होगी, इतनी ज्यादा लंबी क्लास आप लोग, मुझे पता है, पूरी नहीं देख सकते। मैं भी खुद पढ़ता हूं तो मुझे पता है आंखें जलन करना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम जो है साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि हम जो है ये भी ध्यान रखें कि अपना सिलेबस भी पूरा हो जाए, और ये भी ध्यान रखें कि अपने को स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का नुकसान
नहीं हो। आपका सिलेबस जो है वो अगर रेगुलरिटी इसी प्रकार से अपन बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो है पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि हमने केमिस्ट्री को पूरा कर लिया है। अब फिजिक्स के अंदर अपन प्रकाश वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसके बाद विद्युत वाला है, और इसी प्रकार से आगे अपन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्दी। और जो कोई भी विद्यार्थी चाहता है ना कि बुक जल्दी से जल्दी आए, तो रेगुलर कमेंट करिए सर बुक लाइए, सर बुक लाइए, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए बुक जो है मैं लेकर के आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।